इस वीडियो में हम मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि एक गैस के सैंपल में उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है उस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका 2/3। और फिर उसी से आगे हम प्रूव करेंगे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम गैस के सैंपल में ये बराबर होता है 1/3 ऑफ टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इनटू जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसका स्क्वायर। तो इस प्रोसेस में हम ये भी देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक गैस का, इससे हम क्या समझते हैं। तो इसके लिए हमने माना कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं। सो इस सैंपल में है n मॉलिक्यूल्स, पर हम कंसीडर सिर्फ एक मॉलिक्यूल को करेंगे फिलहाल। तो मान ले कि ये एक मॉलिक्यूल है जो इस कंटेनर में मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, और इसका जो स्पीड है वो कुछ ऐसा है। इसका स्पीड, चलिए इसे नाम दे देते हैं, इसका स्पीड है u। और ये जो कंटेनर है इसका जो डायमेंशंस है वो लिख लेते हैं कि इसका जो x एक्सिस के डायरेक्शन में डायमेंशन है ये है Lx, इसके z एक्सिस के डायरेक्शन में जो डायमेंशन है ये है Lz, और इसके y एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन है ये है Ly। तो हमने क्या माना? हमने माना कि ये जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो है ये z एक्सिस है। सो एक्सिस है ये x, ये y और ये z। हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है जो कि है u, मुझे तो यहां वेलोसिटी कहना चाहिए। सो वेलोसिटी जो है उसे हम इसके 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेंगे, अर्थात इसे हम x, y और z कंपोनेंट में इसे स्प्लिट कर लेंगे। क्योंकि और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके भी वेलोसिटी को हमें कंसीडर करना है। तो यहां पर इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम नाम दे रहे हैं u1। ये पहला कंसीडर्ड मॉलिक्यूल है। उसी तरह से एक दूसरा भी कंसीडर्ड मॉलिक्यूल होगा। मान ले ये मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, उसका जो स्पीड होगा वो अलग होगा, तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम u1 नहीं कहेंगे, इस केस में u2 कहेंगे। तो फिर क्या करें, इस u1 को हम 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे सबसे पहले। तो इसे किस तरह से स्प्लिट करेंगे? 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ये जो लाइन है ये y एक्सिस के अलोंग है, ये लाइन x एक्सिस के अलोंग है, और ये लाइन जो है ये z एक्सिस के अलोंग है। सो इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम कैसे स्प्लिट करेंगे? यहां से ये जो प्लेन है जो xz प्लेन के पैरेलल है, उस प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। सो ये हो गया परपेंडिकुलर, और हम क्या करेंगे, यहां से इसे मिला लेंगे कुछ ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे मिलाएंगे इसे, और यहां से कुछ ऐसे मिलाएंगे इसे। तो इस केस में यहां ये जो इसका कंपोनेंट होगा ये इसका x कंपोनेंट होगा, ये इसका z कंपोनेंट होगा, और ये इसका y कंपोनेंट होगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है जो कि u1 है, उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स, उसे हम नाम दे रहे हैं ux1, ये हो गया uz1, और ये कंपोनेंट हो गया uy1। उसी तरह से जब हम इस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे ux2, uy2 और uz2। फिलहाल तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इस मॉलिक्यूल में रहेगा जिसके की वेलोसिटी को हमने 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट कर लिया है या रिजॉल्व कर लिया है। अब देखिए, हम इसी फिगर को, इस फिगर के इस फेस को अगर हम बिल्कुल सामने से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यही मॉलिक्यूल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, चीजों को आसान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, यही मॉलिक्यूल हमने यहां पर ड्रॉ किया,
और इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ मान ले ऐसा है इस डायरेक्शन में, और उसे हमने नाम दिया था u1। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा ये कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, इसे हमने नाम दिया था ux1, और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसे कि हमने नाम दिया था uy1। अब देखिए जो मॉलिक्यूल अभी फिलहाल मान ले यहां पर है, ये जितने समय में यहां पहुंचेगा इस जगह तक पहुंचेगा, अगर किसी और मॉलिक्यूल के पास या पार्टिकल के पास उसके x कंपोनेंट जैसा स्पीड होता और वो इस डायरेक्शन में मूव करता x एक्सिस के अलोंग, तो वो यहां तक पहुंचता। अब इस स्पीड से u1 स्पीड से अगर कोई मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा इस डायरेक्शन में, जब तक ये यहां पहुंच जाएगा तब तक कोई और पार्टिकल अगर उसके पास इतना स्पीड होता, इसी के x कंपोनेंट वाला स्पीड, तो वो उतने ही समय में कुछ यहां तक पहुंच जाता। तो यही मॉलिक्यूल जब यहां के दीवार से टकराता, वॉल से टकराता इस कंटेनर के, तो अगर किसी के पास इतना स्पीड होता, इसके x कंपोनेंट वाला स्पीड, तो वो अगर x एक्सिस के अलोंग मूव करता तो वो भी आके दीवार से यहां टकराता। अब आप देखें यही मॉलिक्यूल आगे बढ़ते हुए यहां टकराया, तो एक वर्चुअल मॉलिक्यूल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो आके यहां पर टकराएगा, जो कि बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। अब ये टकरा के यहां रिबाउंड करेगा और यहां तक पहुंचेगा। जब तक ये मॉलिक्यूल, ओरिजिनल मॉलिक्यूल यहां तक पहुंचेगा, तब तक इसका जो x कंपोनेंट वाला स्पीड है, उस स्पीड से जो वर्चुअल पार्टिकल मूव कर रहा वो अब यहां तक पहुंचेगा, वो भी रिबाउंड करके वापस आएगा। अब ये फिर से रिबाउंड करके यहां पर आके जब टकराएगा, फिर से ये टकराएगा तब तक वही वर्चुअल मॉलिक्यूल या वर्चुअल पार्टिकल जो हमने कंसीडर किया था, वो एक बार यहां पर टकरा के वापस इस दीवार से टकराएगा। यही तो होता है कंपोनेंट का मतलब। वेलोसिटी को जब हम इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, अल्टीमेटली यही तो मतलब निकल के आता है। इसका मतलब कि ये ओरिजिनल पार्टिकल इस वॉल से और इस वॉल से कितनी देर में टकराएगा, इसे डिसाइड करेगा u नहीं, u का ही x कंपोनेंट। और ये इस वॉल से और इस वॉल से कितनी देर में टकराएगा ये डिसाइड करेगा u का y कंपोनेंट। उसी तरह से सामने वाले फेस में और ये पीछे वाले जो फेस है, जो वॉल है, इससे जो ये मॉलिक्यूल टकराएगा, कितनी देर में टकराएगा, इसे डिसाइड करेगा इसके वेलोसिटी के z कंपोनेंट। तो फिर अगर किसी एक वॉल को हम कंसीडर करते हैं, ये वाला वो वॉल है, सो इस वॉल को अगर हम कंसीडर करें, इस फिगर में देखिए वो वाला ये वॉल है। सो इस वॉल से जो एक ही मॉलिक्यूल, यही वाला मॉलिक्यूल, सैंपल मॉलिक्यूल, ये जो इस वॉल से टकराएगा फिर वापस इसी वॉल से टकराएगा, कितनी देर बाद टकराएगा ये हमें पता लगाना है। तो ये मॉलिक्यूल देखिए किस तरह से यहां पर आके इस दीवार से टकरा रहा है और फिर वापस जाके फिर यहां टकरा रहा है, फिर ये वापस आएगा रिबाउंड होके यहां टकराएगा, फिर ये यहां पर टकराएगा। सो इन दोनों कलिजन के बीच का जो टाइम है ये हम कैसे पता लगाएंगे? यहां एक कलिजन और ये दूसरा कलिजन। सो अगर उसके x कंपोनेंट को आप देखें, वेलोसिटी के x कंपोनेंट से चलने वाला वर्चुअल पार्टिकल को अगर आप देखें, तो जितने समय में ओरिजिनली ये मॉलिक्यूल यहां से यहां टकराते हुए यहां टकराएगा, उतने ही समय में ये वर्चुअल मॉलिक्यूल मान ले यहां से मूव करके आगे चलते हुए किस स्पीड से, ux1 स्पीड से आगे चलते हुए यहां पर टकरा के वापस इस वॉल से टकरा के अब ये इस वॉल से टकराएगा। सो उस टाइम को हम इसी वेलोसिटी के x कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए पता लगा सकते हैं, जबकि हमें पता है कि ये जो डायमेंशन है ये है Lx। सो हम कह सकते हैं ux1 स्पीड से अगर कोई मूव करे
उसे LX डिस्टेंस ट्रैवल करना है यहां से लेके यहां तक जाने में, और वापस यहां से लेके यहां तक आने में फिर से LX डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो एक पार्टिकल ओरिजिनली जो इस वॉल से टकराएगा, यहां पर ये टकरा रहा है, और फिर वापस इस वॉल से टकराएगा, इस दो कंसेक्यूटिव कलिजन के बीच का जो टाइम होगा वो टाइम डिसाइडेड होगा इस स्पीड से और इस डिस्टेंस से। अर्थात इस स्पीड से इस डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही। 2 बार क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अगर एक कलिजन हो रहा है तो ux1 स्पीड से ये यहां तक पहुंचेगा तो अपोजिट वॉल से टकराएगा, फिर ux1 स्पीड से ये वापस आएगा और lx डिस्टेंस ये फिर से ट्रैवल करेगा, तब जाके इस वॉल से ये टकरा सकता है। सो हम पता कर रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव कलिजन के बीच का टाइम कितना है, और वो कलिजन किस वॉल में हो रहा है? कलिजन हमने माना इस वॉल में हो रहा है। सो ये वॉल है कंसीडर्ड वॉल, इसी वॉल को हम कंसीडर कर रहे हैं। वैसे 6 वॉल्स हैं, सो ये कंसीडर्ड वॉल है। 6 वॉल्स में ही ये जो मॉलिक्यूल्स है ये टकराएंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक वॉल को कंसीडर कर रहे हैं, ये है कंसीडर्ड वॉल। सो इस वॉल में जो टकराएगा ये मॉलिक्यूल 2 बार लगातार टकराने के बीच का जो समय है वो हम पता करेंगे। सो टाइम फॉर सक्सेसिव कलिजन्स हम कह सकते हैं ये बराबर होगा, कितना डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना है? इसे ट्रैवल करना है 2 इंटू LX डिस्टेंस। किस स्पीड से ट्रैवल करना है? ux1 स्पीड से ट्रैवल करना है। सो इतना समय लगेगा। तो फिर हम कह सकते हैं 1 सेकंड में एक पार्टिकल कितनी बार इस वॉल से टकराएगा? सो नंबर ऑफ कलिजन्स इन 1 सेकेंड। हम सारे वॉल्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वॉल को कंसीडर कर रहे हैं, फॉर ओनली 1 वॉल। सो नंबर ऑफ कलिजन्स इन 1 सेकेंड, सिर्फ एक वॉल में। कौन सा वॉल में? इस वॉल में, कंसीडर्ड वॉल में। ये बराबर हो जाएगा इसी के रेसिप्रोकल। अगर 2 सक्सेसिव कलिजन में इसे इतना समय लगा, मान ले 2 सक्सेसिव कलिजन में इसे समय लगा आधा सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना बार कोलाइड करेगा? 1 सेकेंड में वो 2 बार कोलाइड करेगा। दैट मीन आधा का रेसिप्रोकल 2। अगर मान ले 2 सक्सेसिव कलिजन के बीच का जो टाइम है ये है 1/3 ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/3 हिस्सा, तो फिर 1 सेकेंड में कितना बार कोलाइड करेगा? 3 बार। सो उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कलिजन्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू ux1 डिवाइडेड बाय 2lx। तो ये तो हो गया 1 सेकेंड में एक मॉलिक्यूल एक वॉल से कितना बार टकरा रहा है। अब ये देख लेते हैं, एक बार जो ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा तो कितना मोमेंटम ये इंपार्ट करेगा वॉल में। तो मान ले ये मॉलिक्यूल वॉल में यहां पर आके टकरा रहा है इसके x कॉम्पोनेंट ux1 से। सो ux1 स्पीड से, अर्थात इसके x कॉम्पोनेंट का स्पीड इतना है, ये कोलाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा था ये, और कोलाइड करने के बाद ये इस डायरेक्शन में रिबाउंड करेगा। इसका x कॉम्पोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, वैसे ओरिजिनली ये जा रहा था इस डायरेक्शन में और कोलाइड करने के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन हम सिर्फ x कॉम्पोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर किस स्पीड से ये रिबाउंड होगा? उसी स्पीड से, ux1 से। हम सिर्फ x कॉम्पोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो मोमेंटम कोलाइड करते समय इसका था, अर्थात कोलाइड करने से ठीक पहले था, वो कुछ इतना था, मास m इंटू इसका स्पीड। मास m क्या है? यहां पर मास है एक मॉलिक्यूल का मास, ये m है एक मॉलिक्यूल का मास। सो m इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और ये जो वापस आया, रिबाउंड किया,
इसका मोमेंटम अब इतना है, लेकिन मोमेंटम का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो चेंज इन मोमेंटम जब हम कंसीडर करेंगे तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम जो हुआ एक बार कलिजन में, सो इंपार्टेड मोमेंटम जो ये पार्टिकल इंपार्ट करेगा या मॉलिक्यूल इंपार्ट करेगा वॉल में, इंपार्टेड मोमेंटम इन वन कलिजन एक बार टकरा के जो ये इंपार्ट करेगा मोमेंटम, ये बराबर होगा mux1 माइनस नेगेटिव ऑफ mux1। तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू m इंटू ux1। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर x कंपोनेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वॉल पे जो ये इंपार्ट करेगा मोमेंटम, वो कौन सा मोमेंटम इंपार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल यहां पर आके टकराता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, जिसका कि ये था x कंपोनेंट और ये था y कंपोनेंट इसका, और ये था z कंपोनेंट मान ले। तो इसके वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ये और जो z कंपोनेंट है ये, इनके कारण जो मोमेंटम बना, या फिर मोमेंटम का जो y कंपोनेंट और जो z कंपोनेंट है, ये इसका मोमेंटम का ये y कंपोनेंट है और ये इसका मोमेंटम का z कंपोनेंट है। वो दोनों क्या वॉल पे कोई असर डालेगा? वो तो वॉल पे टेंजेंट है। ये जो कंपोनेंट है, ये जो मोमेंटम का x कंपोनेंट है, यही तो वॉल पे नॉर्मल है। तो वॉल को जो फोर्स लगाएगा वॉल पे, वो तो सिर्फ इस कंपोनेंट के कारण लगेगा, इन कंपोनेंट्स के कारण तो कोई फोर्स नहीं लगेगा वॉल पे। अगर आप एक वॉल से सटा हुआ, मान ले ये एक वॉल है और आप क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस वॉल पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो इस वॉल पे नॉर्मल नहीं है बल्कि टेंजेंट है। तो आपका लगाया गया फोर्स सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा, ये इस वॉल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसी लॉजिक से हम कहते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, जो इफेक्टिव चेंज इन मोमेंटम हुआ, जो कि इस वॉल में इंपार्ट करेगा मॉलिक्यूल, वो इफेक्टिव चेंज इन मोमेंटम ये होगा ड्यू टू इसके स्पीड का, या वेलोसिटी का, माफ कीजिएगा, इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अब देखने वाली बात यह है कि एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में इतना बार कोलाइड करता है, और एक एक बार कोलाइड करता है तो चेंज इन मोमेंटम इतना होता है। सो हम अगर कहें टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, और ये किसके कारण? सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कारण, सिर्फ एक वॉल को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड सिर्फ एक वॉल के लिए, ये बराबर होगा एक बार कोलाइड करने से जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ इनटू जितना बार ये कोलाइड कर रहा है एक सेकेंड में। सो ux1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू lx। आप इसे कंप्यूट करें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा m इंटू ux1 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय lx। तो इतना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है एक मॉलिक्यूल का एक सेकंड में। तो वो मॉलिक्यूल उस वॉल में, किस वॉल में? हम इस वॉल की बात कर रहे हैं। सो एक मॉलिक्यूल जिसका कि स्पीड u1 है, इस वॉल में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? सो अप्लाइड फोर्स, जैसे कि हमें पता है, अप्लाइड फोर्स बाय 1 मॉलिक्यूल, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, 1 मॉलिक्यूल
और सिर्फ एक वॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ वन वॉल। कौन सा वॉल? जो वॉल हमने कंसीडर किया है। ये बराबर होगा, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम और टाइम हो गया 1 सेकेंड। सो ये टर्म जो कि चेंज इन मोमेंटम है डिवाइडेड बाय 1, तो टर्म तो वही रह गया। सो अप्लाइड फोर्स बाय वन मॉलिक्यूल ऑन वन वॉल, एक वॉल में, ये बराबर होगा mu(x1) स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Lx। ये तो एक मॉलिक्यूल की बात है। ऐसे तो बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने पहले ही कंसीडर कर लिया था कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कितने? ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं। सो जब ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं जिनका की स्पीड्स हैं या फिर कहें वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड है, यह है u1, u2, u3, इस तरह से un तक। सो वो सारे मॉलिक्यूल इस वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा। कोई F1 करेगा, कोई F2, कोई F3, कोई F4। तो सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे। सो टोटल फोर्स अगर हम कंसीडर करें, सो टोटल फोर्स सारे मॉलिक्यूल एक वॉल पे जो लगा रहा है, सिर्फ एक वॉल पे, टोटल फोर्स ऑन वन वॉल इज इक्वल टू पहला मॉलिक्यूल जो फोर्स अप्लाई कर रहा प्लस दूसरा मॉलिक्यूल जो फोर्स अप्लाई कर रहा प्लस तीसरा जो फोर्स अप्लाई कर रहा, इस तरह से nth मॉलिक्यूल जो फोर्स अप्लाई कर रहा। सो इन सभी का जो सम होगा ये होगा टोटल फोर्स। तो इसे हम कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि ये है समेशन ऑफ Fn, whereas n is all possible values। सो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल फोर्स is equal to summation of Fn, whereas n is all possible values। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा summation of all possible values of n, m into uxn squared divided by Lx। क्योंकि Fn जो है, यहां से आप देखें, ये अगर F1 था, ये अगर F1 था तो हम कह सकते हैं Fn जो है, या कोई भी Fi जो है, ये बराबर होगा m इंटू uxi स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई Lx के। सो उसी को हमने यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो यहां से देखिए आप, जो कांस्टेंट टर्म्स है m डिवाइडेड बाई Lx, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं इनटू समेशन ऑफ uxn स्क्वायर्ड। तो ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स, टोटल फोर्स सारे मॉलिक्यूल्स जो अप्लाई कर रहे हैं। कहां पर? इस वॉल पे। तो फोर्स अप्लाइड हमने पता लगा लिया। हमें क्या करना है? प्रेशर पता लगाना है। इस वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ये कौन सा वॉल है? ये वो वॉल है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। सो इस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, इसे हम कैसे पता लगाएंगे? इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया है। इसका एरिया कितना है? तो इसके डायमेंशंस देख ले। यहां से यहां तक यह है Ly और यहां से यहां तक यह है Lz। यहां पर देखिए Lz और Ly। सो इसका जो एरिया है यह है Ly इंटू Lz। तो जो प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा इस वॉल पे, तो मैं इस फोर्स को एक स्पेशल नाम दे दे रहा हूं, ये है Fx, क्योंकि ये उस वॉल पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो उसी तरह से प्रेशर उस वॉल पे जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये बराबर होगा Fx डिवाइडेड बाय उसका एरिया। उसका एरिया कितना है उस वॉल का? ये है Ly इंटू Lz। तो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर है m डिवाइडेड बाय, ये टर्म देखे Fx के लिए है, तो डिवाइडेड बाय Lx इंटू समेशन ऑफ uxn स्क्वायर्ड। ये तो हो गया Fx डिवाइडेड बाय ये टर्म, तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं Ly इंटू Lz। ये क्या है? ये इस क्यूब का वॉल्यूम है। सो हम इसे लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर V फॉर वॉल्यूम इनटू समेशन ऑफ uxn स्क्वायर्ड।
सो ये हो गया उसका वॉल्यूम इस कंटेनर का। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर का y कंपोनेंट होगा, या फिर उसी तरह से हम कह सकते हैं उन वॉल्स पे जो कि y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वो कौन से वॉल्स हैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये वॉल है और ये वॉल है। उसी तरह से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर वॉल है ये एक सामने वाला और ये पीछे वाला वॉल। सो हम कह सकते हैं प्रेशर जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर वॉल है उस पे, जिसे कि हम py कहेंगे, तो यहां पर सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं ये होगा मास एक मॉलिक्यूल का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इनटू समेशन ऑफ u y n स्क्वायर्ड, whereas n is all possible values। उसी तरह से हम कहेंगे कि जो प्रेशर है उन वॉल्स पे जो कि z एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इनटू यही समेशन u z n स्क्वायर्ड, और n है सारे पॉसिबल वैल्यूज, अर्थात जितने मॉलिक्यूल्स हैं n का वैल्यू वो है। अगर मान ले कि 10 to the power 19 मॉलिक्यूल्स है तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 to the power 19 तक। और हमें यह पता है कि जो प्रेशर होगा एक कंटेनर में ड्यू टू गैस, ये हर एक वॉल पे हर एक जगह पे उस कंटेनर के अंदर सेम होता है। उस प्रेशर को हमने मान लिया वो है P। सो प्रेशर P ये बराबर होना चाहिए हर एक वॉल पे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बराबर है Px के, ये बराबर है Py के, और ये बराबर है Pz के। सारे वॉल्स में बराबर प्रेशर अप्लाई होता है अगर एक कंटेनर में हम रखते हैं गैस। तो जब ये तीनों टर्म बराबर है एक दूसरे के, तो हम इसी को ऐसे कह सकते हैं ना कि ये बराबर है इन तीनों का एवरेज। आप कहेंगे अगर ये सारे बराबर है तो इनका एवरेज को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम तो सीधे कह सकते हैं ना कि P इज इक्वल टू या तो Px या फिर Py या फिर Pz। तो हम यहां Px Py Pz इन तीनों को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? तीनों को कंसीडर करने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आप Px को देखें तो यहां एक टर्म अपीयर कर रहा है uxn स्क्वायर्ड। उसी तरह से जब हम Py को कंसीडर करते हैं तो एक टर्म यहां पर अपीयर कर रहा है uyn स्क्वायर्ड, और यहां पर uzn स्क्वायर्ड जब हम pz को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम सिर्फ एक को कंसीडर करते हैं, या फिर px या फिर py या फिर pz, तो हमारे पास जो टर्म रहेगा या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा या फिर ये रहेगा। लेकिन अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं किसी तरह से, तो यहां देखें uxn स्क्वायर्ड, uzn स्क्वायर्ड और uyn स्क्वायर्ड जब जुड़ेगा, ये सारे क्या है? ये सारे किसी एक वेलोसिटी का, किसी एक मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स के स्क्वायर अगर जुड़ जाते हैं तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। वेक्टर रूल है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है कुछ ऐसा, वेक्टर v, तो इसका x कंपोनेंट vx है और इसका y कंपोनेंट अगर vy है, तो vx स्क्वायर्ड प्लस vy स्क्वायर्ड इज इक्वल टू v स्क्वायर्ड, v अर्थात इसके मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसीलिए हम यहां पर जब प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं वहां पर Px, Py और Pz तीनों को कंसीडर कर रहे हैं। वैसे हम कह सकते थे P इज इक्वल टू Px, उससे होता ये कि ये टर्म अपीयर करता और हम आगे नहीं बढ़ पाते। और इससे होगा क्या, तीनों को जोड़ देने से कि हमें एक ऐसा टर्म मिलेगा जिससे कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, और जो इक्वेशन बनेगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा और वो कुछ नोन टर्म के रेस्पेक्ट में होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि P प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz। तो इन तीनों में आप देखें ये जो टर्म है m डिवाइडेड बाई v, ये तो कॉमन है। सो हम यहां से कॉमन आउट कर सकते हैं m डिवाइडेड बाई v, तीनों में है ये। सो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर देखें समेशन ऑफ uxn स्क्वायर्ड, उसके साथ जुड़ेगा समेशन ऑफ
वाई एन स्क्वायर्ड, यहां पर ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, प्लस समेशन ऑफ यू जेड एन स्क्वायर्ड, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/3 ऑफ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इनटू समेशन ऑफ यू एक्स एन स्क्वायर्ड प्लस यू वाई एन स्क्वायर्ड प्लस यू जेड एन स्क्वायर्ड। इस टर्म को देखें, ये क्या है? यू एक्स एन स्क्वायर्ड प्लस यू वाई एन स्क्वायर्ड प्लस यू जेड एन स्क्वायर्ड। अगर हम एन को 1 माने तो देखें क्या मिलता है हमें, यू एक्स वन स्क्वायर्ड प्लस यू वाई वन स्क्वायर्ड प्लस यू जेड वन स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर्ड। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये है यू एन स्क्वायर्ड। सो ये हो गया 1/3 ऑफ m डिवाइडेड बाई v इंटू समेशन ऑफ यू एन स्क्वायर्ड। तो इसी से आगे हम कुछ ऐसा भी तो कह सकते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इस v को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पर था प्रेशर इज इक्वल टू ये। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास इंटू समेशन ऑफ यू एन स्क्वायर्ड। इसे अगर आप स्प्लिट करते हैं तो आपको मिलेगा ये जो टर्म है ये है u1 स्क्वायर्ड प्लस u2 स्क्वायर्ड प्लस u3 स्क्वायर्ड एंड सो ऑन। मैं थोड़ा सा यहां इसे एक्सटेंड करके लिखता हूं। सो 1/3 इंटू मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, इंटू u1 स्क्वायर्ड प्लस u2 स्क्वायर्ड प्लस u3 स्क्वायर्ड, इस तरह से अप टू un स्क्वायर्ड। यहां पर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहां कंसीडर कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स के जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर को। तो यहां पर इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये है 1/3, इसे चलिए कॉमन आउट कर देते हैं, ये बराबर है मास इंटू u1 स्क्वायर्ड प्लस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू u2 स्क्वायर्ड प्लस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू u3 स्क्वायर्ड, एंड इस तरह से m इंटू यू एन स्क्वायर्ड। तो ये आपको क्या दे रहा है? ये दे रहा मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा हाफ साथ ही साथ। तो हाफ को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, उस तरह से हाफ यहां भी मल्टीप्लाइड हो गया। देखिए ये सारे हाफ्स जो हैं ये कॉमन आउट हो जाएंगे, कॉमन आउट होके ब्रैकेट के बाहर निकला तो इस 2 को ये कैंसिल कर देंगे ये सारे हाफ मिलके। सो हमने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया। लेकिन उससे हुआ ये कि ये क्या है, देखिए ये है पहला मॉलिक्यूल जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, ये तीसरे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से ये हो गया लास्ट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस एक्सप्रेशन से सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को जोड़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन था इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ ऑफ मास इंटू समेशन ऑफ UN स्क्वायर्ड। हम यही लिख रहे हैं, अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो गया? ये P इंटू V, अब ये बराबर हो गया 2/3 इंटू ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इसके बराबर है। और ये है क्या? ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, द सैंपल ऑफ द गैस। तो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक गैस के सैंपल में उसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। उस गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब का जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 2/3।
अब देखिए, हम अगर इसी इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं, इसी इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलता है? तो ये है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 of mass of one molecule into summation of un squared. तो अब इसी को हम कुछ ऐसे अगर रिप्रेजेंट करें, ये है 1/3 of mass into n divided by n. ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into summation of un squared. तो हमने n डिवाइडेड बाई n, जिसका कि मतलब 1 होता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन में, जो हम कर सकते हैं. तो ये बराबर हो गया, अब देखिए, 1/3 ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू n, अर्थात टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में, इनटू समेशन ऑफ un स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई n. ये जो n है डिनोमिनेटर वाला, वो यहां अपीयर कर रहा, न्यूमरेटर वाला n यहां अपीयर कर रहा. यहां पर ये जो टर्म है, इसका एक स्पेशल नाम है. सबसे पहले तो देख लेते हैं इस टर्म का मतलब क्या है. तो ये जो टर्म है, समेशन ऑफ un स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय n, ये क्या है? देखिए, सारे वेलोसिटीज को स्क्वायर करे, उसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करे. सो सबसे पहले करें स्क्वायर, फिर उसे सम अप करे. तो हमने सम अप कर दिया, और फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से. मतलब हम क्या कर रहे हैं? पहले स्क्वायर कर रहे हैं स्पीड को या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, फिर उसका एवरेज पता कर रहे हैं. जोड़ के अगर हम n से डिवाइड करें, कितने मॉलिक्यूल्स थे? n मॉलिक्यूल्स थे. सब के लिए u स्क्वायर्ड को हमने जोड़ दिया और फिर n से डिवाइड कर दिया. तो हम मीन पता कर रहे हैं, अर्थात एवरेज पता कर रहे हैं. अब अगर इसका हम रूट पता करें, स्क्वायर रूट, किसी तरह से स्क्वायर रूट अगर हम पता करें, तो उस टर्म को हम रूट मीन स्क्वायर कह सकते हैं. रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर. सबसे पहले हमने स्क्वायर किया, फिर हमने मीन पता किया, फिर हमने रूट पता किया. तो जो टर्म हमें मिलेगा वो रूट मीन स्क्वायर होगा. तो अभी तक हमने इसे रूट नहीं किया है, हमने मीन स्क्वायर पता किया है. तो अगर हम इसे रूट कर देते हैं, अर्थात ये जो भी टर्म है इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा? ये वेलोसिटी का आरएमएस वैल्यू होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. इसका मतलब अगर हम यहां से स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, स्क्वायर रूट अगर नहीं रहता है यहां पर, तो हमें जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है, जो कि आरएमएस वैल्यू है वेलोसिटी का, उसे स्क्वायर करना होगा. तो ये जो टर्म है, ये है आरएमएस वैल्यू इसके वेलोसिटी का या स्पीड का, सारे मॉलिक्यूल्स के, उसका स्क्वायर. अब ये m इंटू n एक बार देख ले, ये क्या है? m है एक मॉलिक्यूल का मास, n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में. तो इसी को हम कह सकते हैं टोटल मास इस सैंपल का. सो ये इक्वेशन क्या बन गया? देखे, हम कहेंगे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक सैंपल का, एक गैस के सैंपल का, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल मास ऑफ द सैंपल, अर्थात उस सैंपल में जो भी गैस है उसका टोटल मास, इनटू उसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है वेलोसिटी का, उसका स्क्वायर. यहां नॉर्मली वेलोसिटी टर्म यूज नहीं किया जाता, यहां पर टर्म स्पीड यूज किया जाता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ स्पीड. सो ये हो गया दूसरा फॉर्म. सो हमने इससे पहले देखा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, ये बराबर होता है 2/3 ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल. उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल मास इनटू आरएमएस वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस का स्क्वायर.
अब अगर आप इस दूसरे फॉर्म को देखें तो इसे हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये कि हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है इसे हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए ये इक्वेशन अब बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। अब ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है, देखिए ये है टोटल मास इस गैस के सैंपल का, और वो सैंपल या फिर वो गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये है वो। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 1/3 of density times the square of the RMS value of speed। तो ये हो गया एक और फॉर्म।